नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरी साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचा रही हैं। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 5 प्रदेशों में 3 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर ममता बनर्जी का ढहाया किला। पीएम मोदी ने घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की कही बात। असम और पुडुचेरी में एनडीए ने सत्ता रखी बरकरार। तमिलनाडु में 108 सीट जीतकर विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ की वापसी। पी विजयन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का 3 दिवसीय भारत दौरा आज से। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे वार्ता। व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से अंतिम सुनवाई करेगा शुरू। 200 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। ईरान ने किया कड़ा विरोध। ईरान का जहाजों और यूएई के ऑयल पोर्ट पर हमले से सीज फायर पर खतरा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है और तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 81 सीट पर जीत दर्ज की। फाल्टा सीट पर मतदान रद्द होने के कारण 293 सीट के परिणाम आए और इस जीत के साथ भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के भाजपा की जीत को राज्य की जनता की दशकों की प्रतीक्षा की पूर्ति बताते हुए कहा कि आज से बंगाल भय से मुक्त हुआ राज्य अब विकास की राह पर आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में अब आयुष्मान कार्ड बंटेंगे और घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके कई मंत्री चुनाव हार गए हैं। ममता बनर्जी अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,105 मतों से हार गई। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश लूटा गया है। वहीं तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राज्य में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई है। डीएमके 59 और एआईएडीएमके 47 सीट जीतकर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। द्रमुक अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री स्टालिन को कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र में 8,795 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। और असम में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने वाली है। एनडीए ने 126 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने 82 सीट पर जीत हासिल की, जबकि उसके सहयोगी दलों बोडो पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ और असम गण परिषद एजीपी को 10-10 सीट पर जीत मिली है। राज्य में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया है।
और केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत के साथ 10 साल बाद सत्ता में जबरदस्त वापसी की है। वहीं माकपा के नेतृत्व वाले वाम एलडीएफ को हार का सामना करना पड़ा है। माकपा को 26, भाकपा को 8, राष्ट्रीय जनता दल को 1 सीट मिली। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव में पहली बार खाता खोलते हुए 3 सीटें हासिल की हैं। और केरल में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। राज्यपाल ने पिनराई विजयन से अनुरोध किया है कि नई सरकार की शपथ लेने तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अपने पद पर बने रहें। वहीं पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि राजग ने बहुमत हासिल करके अपनी सत्ता बरकरार रखी है। एआईएनआरसी ने 12 सीट और उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 4, अन्नाद्रमुक और एलजेके ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 6 सीटें जीती है। और पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पुडुचेरी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और भाजपा के पुडुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता पुडुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंचेंगे। वे हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसमें व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा होगी। उनका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। और जमैका दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं को बीच राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के बीच आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करने पर चर्चा हुई। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट आज संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज से अंतिम सुनवाई शुरू करेगा। कोर्ट IUML की प्रमुख याचिका सहित 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। पीठ 12 मई को याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर लेगी। और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहद अच्छी खबर है। जी हां, वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में शुद्ध कर संग्रह 23,40,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 5% अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच का नाजुक युद्ध विराम टूटने के खतरे में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के ऑपरेशन फ्रीडम के शुरू होने की घोषणा की है। ईरान ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की सेना ने अमेरिकी युद्धपोतों और व्यावसायिक जहाजों पर गोलीबारी की और इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने ईरान की 6 छोटी नौकाओं को नष्ट कर दिया। हालांकि ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया है। और संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह इलाके में एक तेल पोर्ट पर बड़ी आग लग गई। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक ये आग ईरान की ओर से किए गए ड्रोन हमले के बाद लगी। आग लग जाने पर 3 भारतीय नागरिक भी घायल हो गए। कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी ईरान द्वारा पिछले 24 घंटों में संयुक्त अरब अमीरात और पश्चिम एशिया के खाड़ी क्षेत्र में जहाजों पर हमला तेज करने के बाद हुई है। ब्रेंट कच्चा $114.44 प्रति बैरल पर बंद हुआ।
और रूस के रक्षा मंत्रालय ने द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 81वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुक्रवार और शनिवार के लिए एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की। और इसके जवाब में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश बुधवार रात 12 बजे से युद्ध विराम का पालन करेगा। और बात करें खेलों की तो AFC अंडर 17 महिला एशियाई कप में आज भारतीय टीम जापान का सामना करेगी। भारतीय टीम ग्रुप बी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से 0-2 से हार गई थी और ऐसे में उनके लिए ये मुकाबला काफी अहम हो गया है। ताशकंद में जारी एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के युवा मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 17 लड़कों की प्रतियोगिता में यश यादव ने 50 किलोग्राम वर्ग में तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान अहमेदोव को 5-0 से हराया, तो वहीं करुणा अल्बर्टसन कोम ने 60 किलोग्राम में ताजिकिस्तान के अली नजरोव को 4-1 से मात दी। और इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, मनीषा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।